हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। आज गुड मॉर्निंग की जगह गुड इवनिंग है, क्योंकि हमारी जो लाइव क्लासेस है दैट दोज हैव बीन शिफ्टेड टू इवनिंग, है ना। अब इवनिंग में हमारी लाइव क्लासेस हुआ करेगी फ्रॉम 4:40 टू 8:30 चला करेगी, है ना। बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री इसके बाद होगी। शेड्यूल आपको पूरा मिल ही गया है बच्चों पूरे वीक का। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर वेरी ऑन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? प्लांट किंगडम। ठीक, 11th क्लास में हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं बायोलॉजी में, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट यूनिट चल रही है। पहली यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं बच्चों, लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है। 2 हो गए, 2 बाकी हैं, तीसरा स्टार्ट कर दिया है। प्लांट किंगडम खत्म होने के बाद हम कंटिन्यूटी में खत्म करेंगे एनिमल किंगडम। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था कि जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं हम उनको पहले कंप्लीट कर रहे हैं। ये यूनिट करने के बाद हम फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये दोनों यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगेन उनका वेटेज ज्यादा है। हाँ, बीच में मेरी कोशिश ये रहेगी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स भी बीच में हम कवर करते हुए चले, क्योंकि वो भी बेसिक चैप्टर्स हैं बच्चों। ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी वाली यूनिट है वो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो प्योरली थ्योरेटिकल यूनिट है। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की नहीं होती, कम होती है रिलेटिवली, और याद करने की ज़्यादा होती है। तो जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो लास्ट में देखेंगे, जो कंसेप्चुअल है, ज़्यादा वेटेज वाली है, वो पहले देखते हुए चलेंगे, है ना। गुड मॉर्निंग जुबेर, नॉट गुड मॉर्निंग, अब तो गुड मॉर्निंग निकल रहा है, क्योंकि सारी क्लासेस अभी अपनी 1 महीने से जो है वो मॉर्निंग में हो रही थी। गुड इवनिंग जुबेर, गुड इवनिंग अनीसा। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चों। तो प्लांट किंगडम आज चालू कर देंगे। 12th क्लास में एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बाद अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमें 12th क्लास में स्टार्ट करना है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो भी इस वीक परसों से आई थिंक हमारी क्लासें, टाइम टेबल आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, उसमें मेंशन कर दी गई है सारी चीजें। तो इस वीक 12th का भी एक और चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट किंगडम की शुरुआत में बच्चों एनसीईआरटी ने आपको क्या दे रखा है? एज सच मैं वापस आपको बता दूं, बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि बच्चों ये जो अपने नोट्स हैं दीज आर कंप्लीट नोट्स। कंप्लीट नोट्स में क्यों बोल रहा हूं? इसके बाद आपको एनसीईआरटी खोलकर देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई दूसरे नोट्स को अलग से ओपन करने की या बनाने की जरूरत है बच्चों, क्योंकि इन नोट्स के अंदर एनसीईआरटी की हर एक लाइन बच्चों जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस जहां से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है ना। सिर्फ वो लाइन है जो लैंग्वेज कंप्लीट करने के लिए होती है ना। आलतू फालतू आपने देखा होगा कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है और ये और वो 9th क्लास में आपने वो चीजें हटाइए, बाकी हर एक लाइन एनसीईआरटी की आपको इन नोट्स में मिलेगी। बट बेनिफिट क्या है इन नोट्स को अलग से बनाने का, आप लोगों को देने का? ठीक है, वो ये है कि इसमें हमने सारी चीजों को, जैसे क्लासिकल एग्जाम्पल इस चीज को समझने का ये चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर की शुरुआत में आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में बता रखा है कि भाई शुरुआत से लेकर अभी तक जो क्लासिफिकेशंस हुई, जैसे अपन ने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन की, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की हमने बात करी थी ना बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, इनमें से कुछ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, कुछ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, है ना। आजकल जो प्रेफर की जा रही है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं बच्चों। लेकिन वो सारी चीजें अभी यहां तो मैं बिल्कुल जमा कर लेकर आया हूं आपके लिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हमने हेडिंग डाली, फिर कौन कौन से टाइप के एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में आपको बता रखा है, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में आपको बता रखा है बच्चों, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में बात हो रही है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में बात करी है एनसीईआरटी ने, साइटोटेक्सोनॉमी के बारे में बात करिए, कीमोटेक्सोनॉमी के बारे में बात करिए, लेकिन इस तरह से प्रॉपर्ली सिक्वेंशियली हेडिंग वाइज नहीं करी, पैराग्राफ फॉर्म में है, सारी चीजें मिक्स है बच्चों, और उस वे में याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये नोट्स आपको प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड मिलेंगे, जहां पर प्रॉपर्ली हमने हेडिंग सब हेडिंग बना रखी है। ये हेडिंग बना दी क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर सब हेडिंग बनाई हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में पैराग्राफ जो दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको यदि हम ब्रेक करें तो 4 पॉइंट्स में हम उसको प्रॉपर्ली ब्रेक कर सकते हैं, और फिर आराम से आप आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के ये जो 4 पॉइंट है याद कर सकते हो कि यार आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पे यदि क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, बहुत इजीली यहां से अब रिमेंबर रह जाएगी। यही चीज हम जब पैराग्राफ फॉर्म में याद करते हैं बच्चों तो याद नहीं होती है। तो एक तो एनसीईआरटी कंप्लीट है नोट्स में, पॉइंट वाइज है, सिक्वेंशियल है, याद करने के हिसाब से इजी बना दिए, प्लस
जहां जहां पर भी हमें एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाकर चीजें याद करने की या समझने की जरूरत है, जहां पर भी एनसीईआरटी के बाहर का कंटेंट रिक्वायर्ड बच्चों, वो भी इसके अंदर दे दिया है। बेटा प्लांट किंगडम का पीडीएफ जो है वो अभी आफ्टर द क्लास अपलोड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सम रीजन अभी हो नहीं पाया था बिफोर द क्लास। जस्ट आफ्टर क्लास आपको क्लास खत्म होते ही 10 मिनट के अंदर अंदर ये पीडीएफ मिल जाएगा ऐप के ऊपर, है ना। तो अभी क्योंकि वैसे भी जस्ट आज चालू हुआ है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर मेरा हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट रहता है। पहले लेक्चर में मैं सिर्फ बहुत बेसिक चीजें जो एनसीईआरटी देती है, इंट्रोडक्टरी जो कंटेंट होता है उसका पैराग्राफ्स होते हैं, 2-3 पैराग्राफ्स, वही समझाता हूं। और हम ये देखते हैं फर्स्ट लेक्चर में कि पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, क्या सीक्वेंस हमारे रहने वाली है। तो डोंट वरी, आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूं, और लेक्चर के जस्ट बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंट आउट निकाल लेना। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें फिर आफ्टर द लेक्चर उसमें अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना बच्चों, है ना। तो सॉरी फॉर दैट कि आज आपका लेक्चर जो हो रहा है वो आपके नोट्स आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए, अभी उसके पहले स्टार्ट हो गया। खैर बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में जो अभी आपके अगले लेक्चर्स हैं उन सबके आपको कंप्लीट चैप्टर नोट्स आपके ऐप पे मिल जाएंगे बच्चों। आई थिंक आपने प्रिंट आउट्स भी निकाल रखे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पढ़े थे उनको हम टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं कि यार वो क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसा, आर्टिफिशियल कहलाएगा या नेचुरल कहलाएगा, उस वे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की। तो शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए बच्चों वो मेनली आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे। अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से मीनिंग क्या है? द अर्लीस्ट, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए बच्चों, दे वर बेस्ड ऑन only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves etc. जैसे हमने बोला था ना कि एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांट्स को क्लासिफाई किया था हर्ब, श्रब्स, ट्रीज के अंदर, फिर लिनियर्स का क्लासिफिकेशन आया था बच्चों। तो इस तरह से जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे, शुरुआती क्लासिफिकेशन थे बच्चों, वो शुरुआती क्लासिफिकेशन क्या थे? जैसे लिनियर्स का क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, दे वर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। क्यों कह रहा हूं ऐसा? ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो किसके ऊपर बेस्ड हो? ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर। ग्रॉस का मतलब होता है मेन, हम डिटेल में नहीं जा रहे, फाइन लेवल पे नहीं जा रहे, छोटे लेवल पे नहीं जा रहे हैं, है ना। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स बच्चों, बाहर से कोई चीज कैसी दिख रही है। तो शुरुआती क्लासिफिकेशन में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एनाटॉमी होती है, या फंक्शनिंग फिजियोलॉजी होती है बच्चों, या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है, या सेल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। शुरुआती क्लासिफिकेशंस में जो मेन क्राइटेरिया लिया गया था क्लासिफिकेशन के लिए, दैट वाज ओनली मेन, इंपॉर्टेंट, बहुत आसानी से दिखने वाले एक्सटर्नल कैरेक्टर्स थे। अरे यार ये बड़ा पौधा है, ये छोटा पौधा है, इस वे में क्लासिफिकेशन की गई थी शुरुआत में। और ये सारी क्लासिफिकेशंस जो किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? ग्रॉस सुपरफिशियल, ऊपर से दिखने वाले, मेन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल फीचर्स, वो क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस कहलाती है। इसमें जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यदि एग्जांपल पूछा गया कि भाई किसकी क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का एग्जांपल है, लिनियर्स की क्लासिफिकेशन वाज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure, for example system given by Linnaeus. अब यदि हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें बच्चों, है ना, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में अब तो क्योंकि हम ऑलमोस्ट तीन चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ चैप्टर हमारा बायोलॉजी का स्टार्ट हो रहा है। ओवरऑल यदि हम देखें तो बच्चों, तो ये चीज मैं 2-3 बार बोल चुका हूं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में हम जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चों। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो फ्लावर होता है क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं बच्चों, स्टेम, लीव्स और रूट्स, ये क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला गया है कि ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे, they were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure। तो या तो रूट्स कैसी हैं, स्टेम्स कैसी दिख रही है, लीव्स कैसी दिख रही है, इसके ऊपर बेस्ड थे, या तो इन फीचर्स को यूज किया गया। और ये सारे फीचर्स क्या हैं बच्चों? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स।
या फिर दूसरा जो क्राइटेरिया यहां पर यूज किया गया मॉर्फोलॉजी में वो दैट वाज एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम क्या है बच्चों? देखो दो वर्ड यहां पर यूज होते हैं, एंड्रोशियम गायनोशियम, जो साथ में और अपोजिट यूज होते हैं। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। स्टेमन्स जहां पर पोलन ग्रेन्स मेल गेमीट्स बनते हैं, दे आर द एंड्रोशियम पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड गायनोशियम दैट इज कार्पल या पिस्टल, जिसमें ओवरी वाला पार्ट ओव्यूल सीड बनता है बच्चों, जहां पर ओवम फीमेल गेमीट बनता है, दैट इज द गायनोशियम वाला पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहां पर एनसीईआरटी कह रही है कि लिनेयस ने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की थी उसमें मेन कैरेक्टर क्या लिए, क्या क्राइटेरिया लिए थे उसने? एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिए थे, वो भी बिल्कुल ग्रोस मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टेम्स, लीव्स, रूट्स, जब प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करी लिनेयस ने, और साथ में फ्लावर्स में स्टेमन्स का मॉर्फोलॉजी उसने कंसिडर किया था, है ना। पिस्टिल का नहीं, गायनोशियम का नहीं, एंड्रोशियम का जो कैरेक्टर है बच्चों वो कंसिडर किया था। आई थिंक क्लियर है बच्चों? एक एक वर्ड का और लाइन का मीनिंग आपको बता रहा हूं, इतना कोई नहीं बताएगा आपको, इतना डिटेल में एनसीईआरटी समझाते हुए कोई नहीं चलेगा, इसलिए एक एक चीज बता रहा हूं और आप भी मेंशन करते हुए चलें। जब मैं पूछता हूं कि भाई क्लियर है तो क्लियर है या नहीं बता दिया करो बच्चों, है ना। कोई डाउट हो तो मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल, they separated the closely related species since they were based on a few characteristics। अब यहां पर संकट क्या हुआ? ये तो हमें समझ में आ गया कि ऐसे क्लासिफिकेशंस जो ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड थे उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। अब डिसएडवांटेज दे रखा है यहां पर इसका, और डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आधारित थे, क्योंकि इन क्लासिफिकेशन में हमने सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर काम में लिए थे, इसके कारण से क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे फीचर्स हमसे छूट गए जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्लासिफिकेशन के लिए। हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यहां पर कंसीडर नहीं करी, यहां पर हमने सेल स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करा, है ना, बहुत सारी चीजें कंसीडर नहीं करी। हो सकता है इस कारण से हमने सेल स्ट्रक्चर भी नहीं देखा, तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट का हमने डिफरेंशिएशन यहां करा ही नहीं है, तो हो सकता है ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर हमने प्रोकैरियोट यूकैरियोट को भी साथ में रख दिया हो, है ना। हमने सेल वॉल का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं देखा, तो ये भी पॉसिबिलिटी यहां पर कि हमने फंजाई और प्लांट्स को एक साथ रख दिया हो, और ऐसा हुआ भी था ऐसा। हमने देखा है अर्लियर क्लासिफिकेशंस में प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को साथ में रख रखा था, फंजाई और प्लांट्स को साथ में रख रखा था बच्चों, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ में रख रखा था। वही प्रॉब्लम यहां पर हो गई। तो कायदे से कई ऐसी स्पीशीज जो क्लोजली रिलेटेड थी, आपस में क्लोज रिलेटिव्स थी, जिनको एक ही ग्रुप में रखना चाहिए था, क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर यूज करे थे, उनको भी अलग अलग ग्रुप में कर दिया गया। मतलब जो दूर के रिश्तेदार थे उनको तो साथ में रख दिया, जो पास के रिश्तेदार थे उनको अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया। दिस वाज द डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। क्लियर? आ गया होगा समझ में? ठीक है बच्चों, है ना। ऑल्सो the artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. Important point है बच्चों, बहुत है ना, समझो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझो तो फिर तो ऐसे निकल जाओगे आगे कि यार की इस लाइन की तो कोई इंपॉर्टेंस लग ही नहीं रही, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है समझना। आर्टिफिशियल सिस्टम में अभी हमने क्या कहा, लिनियस ने क्या यूज किए थे कैरेक्टर? उसने फ्लावरिंग प्लांट्स के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लावर में एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, स्टेमन्स के स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हुए क्लासिफिकेशन कर दी प्लांट्स की, है ना। यहां पर उसने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम यानी कि फ्लावर के स्ट्रक्चर में, फ्लावर में भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी स्टेमन्स के स्ट्रक्चर को बराबर इंपॉर्टेंस दी, दोनों को बराबर सम्मान देते हुए क्लासिफिकेशन सिस्टम में काम में लिया था, और यह भी एक गलती थी। क्यों? देखो लिखा हुआ है यहां पर, आर्टिफिशियल सिस्टम्स गेव इक्वल वेटेज, उन्होंने बराबर वेटेज दिया वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। स्टेम्स, लीव्स, रूट्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स,
बच्चों ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट सबसे पहले आएगा इन कंपैरिजन टू फ्लावर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं, उनके फीचर्स जो हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, इतनी जल्दी चेंजेस नहीं होते, क्योंकि वो आप मेनली जेनेटिक लेवल पे चीजें कंसिडर जो है वो चेंज हो रही है बच्चों, रेगुलेट हो रही है। लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में जेनेटिक लेवल पे तो खैर चीजें रेगुलेट होती ही है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी काफी डोमिनेंट होते हैं। कैसे कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? यदि पानी की कमी हो गई पौधे को तो फटाफट से पत्तियां सूखने लग जाएगी, है ना? आई नहीं आई बात समझ में? तो चेंजेस बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में। और ऐसा कोई फीचर जो फटाफट चेंज होता हो, क्या क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंस के साथ यूज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। हमें क्लासिफिकेशन में वो फीचर्स ज्यादा यूज करने चाहिए जो छोटे छोटे फैक्टर्स की वजह से फटाफट से चेंज ना होते हों, जो स्टेबल ज्यादा रहते हों। जो फीचर या कैरेक्टर ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा वो ज्यादा अप्रोप्रिएट फीचर होगा फॉर क्लासिफिकेशन। आज फंक्शन फिजियोलॉजी की हम बात करें, इंटरनल फंक्शन या सेल वॉल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, अब सेल वॉल तो यदि सेलुलोज की बनी हुई है तो सेलुलोज की ही बनी रहेगी, चाहे पानी कम दो या ज्यादा दो पौधे को, वो प्रिजर्व स्ट्रक्चर है, प्रिजर्व फीचर है, उसमें बार बार चेंजेस नहीं होंगे। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्योंकि एनवायरमेंट से बहुत इजीली अफेक्ट होते हैं, इसीलिए इनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए जितनी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को देनी चाहिए। क्लासिफिकेशन में हम सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को सुपीरियर मानते हैं इन कंपैरिजन टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो यदि कोई आपसे पूछे कि भाई कौन सी क्लासिफिकेशन ज्यादा बेटर मानी जाएगी, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, डेफिनेटली जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है वो क्लासिफिकेशन ज्यादा बेटर मानी जाएगी बच्चों, है ना? तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स सबको क्लियर हो गए। मात्र 4 लाइनें एनसीईआरटी ने दी है, लेकिन 4 लाइनों के अंदर बहुत सारी नॉलेज है जो मैंने आपको दे दी है बच्चों। अब मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में आपको जिंदगी में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। कोई भी आपसे पूछे बहुत क्लैरिटी के साथ आप उसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पढ़ा सकते हो। पढ़ तो लिया ही आपने, अब आप पढ़ा भी सकते हो। अब इसके बाद जो इससे बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए उनमें है बच्चों नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में देख लेते हैं बच्चों। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसिडर्ड नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry, है ना? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे जो सबसे अच्छी हम या अभी तक की मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन मानते हैं बच्चों, दैट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। इसको बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है इसीलिए। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेफिनेटली आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स से ज्यादा बेटर है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा, किसने दी बच्चों, या सबसे बेटर जो क्लासिफिकेशन है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में जो आज की तारीख में भी यूज की जाती है, दैट इज ऑफ बेंथम एंड हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दी थी बच्चों। ये क्यों बेटर है इन कंपैरिजन टू आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स? क्योंकि यहां पर बच्चों एक्सटर्नल फीचर, देखो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स तो यूज होते ही हैं, जब भी आप क्लासिफिकेशन करोगे आप ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल फीचर्स को छोड़ दोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ही कंसीडर कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी को ही कंसीडर कर रहे थे। लेकिन हम यदि मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा का मतलब डिटेल्ड स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर, है ना? सेल वॉल का कैसा स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, ये सारी चीजें भी यदि हम, बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं, वो सारी चीजें हम कंसीडर करें। एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर यदि हम साथ में कंसीडर करें, एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट कैसे हो रहा है वो हम कंसीडर करें, फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो रेफर्स टू प्लांट्स, केमिस्ट्री मींस केमिकल्स, केमिकल्स की स्टडी, तो हम कौन कौन से केमिकल्स हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो भी कंसीडर करें, तो हम कहेंगे एक बेटर क्लासिफिकेशन हम कर पाएंगे। डेफिनेटली जब आप इतने सारे फीचर्स यूज करोगे क्लासिफिकेशन में तो इट विल बी अ बेटर एंड मोर अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन। जहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इतने सारे फीचर्स को कंसीडर करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेचुरली जो ज्यादा क्लोज है, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, नियरनेस,
तो जब आप इतने सारे फीचर्स को कंसिडर करोगे तो ऑटोमेटिकली जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं या स्पीशीज हैं वो अपने आप एक ग्रुप में आ जाएंगे और ये एक ज्यादा बेटर और करेक्ट क्लासिफिकेशन होगी इन कंपैरिजन टू आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, कोई आपसे पूछे विच इज बेटर आर्टिफिशियल और नेचुरल, डेफिनेटली नेचुरल। आर्टिफिशियल ओनली ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मेन ग्रोथ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर बेस्ड, मेनली लिनियर्स की क्लासिफिकेशन। इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स उन्होंने दिया जो कि गलत है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बहुत इजीली चेंज होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, उनको ज्यादा यूज करना चाहिए बच्चों। देन क्या नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स मोस्ट एक्सेप्टेबल मोस्ट पॉपुलर, इसमें बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। यहाँ पर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है, जिसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर आ जाता है, एनाटॉमी आ जाती है, फाइटोकेमिस्ट्री आ जाती है बच्चों, फिजियोलॉजी आ जाती है, एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है, सारी चीजें आ जाती है ना। तो मेनली यहां तक हमें इतना समझ में आ गया कि भाई नेचुरल ज्यादा अच्छी होती है। अब नेचुरल को भी और बेटर यदि बनाना हो हमें, तो हम उसमें क्या करेंगे बच्चों, हम उसमें एक और चीज जोड़ सकते हैं, और वो क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद अदर ऑर्गेनिजम्स। किस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, ओरिजिन और ओरिजिन के बाद उसका डेवलपमेंट इस धरती पर कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, मान लो हमें हमारी क्लास पहली बार जब इंसान की क्लासिफिकेशन हुई होगी तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स कंसीडर किए गए कि हाँ कि भाई बाहर से कैसा दिखता है, फिर हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स कंसीडर किए होंगे, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, फिर बाकी की फिजियोलॉजी कैसी है, ऑर्गन सिस्टम, सारी चीजें देखी होगी, एम्ब्रियोलॉजी भी देखी होगी, हो गया, सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद बेटर क्लासिफिकेशन हमारी क्यों हो पाई, क्योंकि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी कंसिडर किया गया, कैसे हम इस धरती पे ओरिजिनेट हुए, किनसे हम फिर डेवलप हुए, कैसे आज के फॉर्म में, आज जैसे हम हैं वैसे पहले थोड़ी थे भाई, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, जिसमें मंकीज भी आते हैं, एप्स भी आते हैं, और भी पीछे हम जाएं बच्चों तो दूसरे मैमल्स आते हैं, तो वहां से शुरुआत से लेकर आज तक का जो हमारा डेवलपमेंट रहा है, एवोल्यूशन रहा है, उसको हम कंसिडर करें तो हम और ज्यादा बेहतर तरीके से पता लगा सकते हैं कि हम कौन से दूसरे ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं, हम किनके रिश्तेदार हैं, हमें किनके ग्रुप में रखना चाहिए। जैसे हमें मेमल्स में रख रखा है, मेमल्स में प्राइमेट्स में हमें रख रखा है बच्चों, तो वो डिसीजन जो हो रहा है कि मेमल्स में प्राइमेट, वो कैसे हुआ, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री साथ में बाकी के कैरेक्टर्स बच्चों। तो यदि हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में फाइलोजेनी वर्ड में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, लिखा भी चुका हूं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिए यूज किया जाता है, लिविंग वर्ल्ड में बता दिया था मैंने आपको जब हमने सिस्टमेटिक्स की बात करी थी, मैंने वहां आपको बताया था सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम टैक्सोनॉमी में फाइलोजेनी को भी कंसिडर करते हैं तो फिर हम उस ब्रांच को सिस्टमेटिक्स के देते हैं बच्चों। तो फाइलोजेनी यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो और ज्यादा बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बन जाते हैं बच्चों। और आज की तारीख में जो क्लासिफिकेशंस की जा रही है वहां पर फाइलोजेनी को इंक्लूड किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज क्लासिफिकेशंस का और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, और यही चीज यहां पर एनसीईआरटी भी आपको बता रही है। तो देख लेते हैं क्या कह रही है एनसीईआरटी। एट प्रेजेंट phylogenetic classification systems based on evolutionary relationships between the various organisms are acceptable, है ना। आगे बात समझ में, तो ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को और हिस्ट्री को यानी कि फाइलोजेनी को यूज कर रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस। ये आज की तारीख में एक्सेप्टेबल है, काफी कॉमन भी है। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। टैक्सा और टैक्सोन वर्ड पहले समझा चुका हूं, टैक्सोन सिंगुलर है, टैक्सा प्लूरल होता है बच्चों। टैक्सोन में मैंने जैसे बताया था हम ह्यूमंस में वी बिलोंग टू फाइलम कोर्डेटा, वो हमारा टैक्सोन है फाइलम के लेवल पे। देन क्लास के लेवल पे वी बिलोंग टू क्लास मेमेलिया हमारा टैक्सोन है क्लास के लेवल पे। देन ऑर्डर के लेवल पे वी बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेटा, वो प्राइमेटा या प्राइमेट्स हमारा ऑर्डर के लेवल पे टैक्सोन है। वी बिलोंग टू फैमिली होमिनिडे, तो होमिनिडे हमारा फैमिली के लेवल पे टैक्सोन है। टैक्सोन कैटेगरी या रैंक, जो हम टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन करते हैं, हायरार्की, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये जो 7 ऑब्लिगेट ब्रॉड कैटेगरीज है, ये वर्ड यूज कर रखे हैं लिविंग वर्ल्ड में, जिसको नहीं पता एक बार देख लेना, लिविंग वर्ल्ड पढ़ लेना, है ना, रिवाइज कर लेना। तो
हर एक लेवल पे यदि हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दें तो फिर वो कैटेगरी या रैंक क्या कहलाती है, टैक्सोन कहलाती है। टैक्सोन किसी न किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर एनसीईआरटी क्या कह रही है कि दिस अज्यूम्स, phylogenetic classification assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor। अब यदि हमने मान लो दो या दो से ज्यादा स्पीशीज को एक ही टेक्सोन में रख रखा है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा की बात कर लेते हैं हम। ऑर्डर प्राइमेटा में यानी कि प्राइमेट्स के अंदर हम भी आते हैं, मंकीज भी आते हैं और एप्स भी आते हैं, चिंपैंजी वगैरह एप्स के अंदर आते हैं बच्चों, है ना। बंदर भी आता है, चिंपांजी वगैरह भी आते हैं, हम भी आते हैं। अब यदि हम तीनों बंदर, चिंपांजी और मैं एक ही टेक्सोन में हैं, यानी कि प्राइमेट टेक्सोन के अंदर हैं, ऑर्डर प्राइमेटा में हैं, इससे ये बात साबित हो जाती है कि हम तीनों का इवोल्यूशन एक कॉमन पूर्वज से हुआ है, हम एक ही पूर्वज के वंशज हैं, हम आपस में भाई बहन हैं। आगे बात समझ में क्लियर है नहीं है? जो मैं समझाना चाह रहा हूं इस पॉइंट का मीनिंग समझ में आ गया? अनीसा, जुबेर, कोई डाउट हो बता देना भाई। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गई बात फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है दे वर आर्टिफिशियल, देन केम नेचुरल, देन फाइलोजेनेटिक, मोस्ट एक्सेप्टेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट, पॉपुलर इस वक्त फाइलोजेनेटिक है बच्चों, इसमें भी कोई डाउट नहीं रखना है आप लोगों को, है ना। Now, we now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. अब ये पॉइंट अलग से एनसीईआरटी ने दो, ये भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। यहां पर एनसीईआरटी कह रही है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है बच्चों साइंस के अंदर, हम और भी कई तरीके काम में ले रहे हैं बेटर क्लासिफिकेशन करने के लिए, है ना। कई जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और ये जो यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले जो सोर्सेज हैं वो कब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मान लो हमें किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है और उसका हमें कोई फॉसिल नहीं मिला। फॉसिल क्या होते हैं? रिमेन्स, डेड रिमेन्स जो होते हैं, जो प्रिजर्व हो रह गए हैं बच्चों। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन जो है वो प्रिजर्व रह गया मिट्टी के अंदर, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, तो वहां से हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किस एज, किस समय में ये ऑर्गेनिज्म रहा होगा धरती पर, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, उसकी फीडिंग हैबिट कैसी रही होगी, ये सब फॉसिल से हमें मदद मिलती है बच्चों। एटलीस्ट हम उम्र पता लगा सकते हैं कि किस समय ये धरती पे रहा होगा उस फॉसिल की। अब लेकिन मान लो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो हमें मिला, मतलब जिसकी हमें क्लासिफिकेशन तो करनी है लेकिन कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है। फॉसिल एविडेंस नहीं है तो हम उसकी पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता इजीली नहीं लगा पाएंगे बच्चों। तो उस केस में ये जो एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं ये ज्यादा मदद के होते हैं। अब ये एक्स्ट्रा सोर्सेज क्या हैं ये भी देख लेते हैं बच्चों अपन। तो ये जो एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं इनमें एक हम बात करेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की। हम सबको पता है कि आज की तारीख में जो डिजिटलाइजेशन है बहुत तेजी से हो रहा है, कंप्यूटर्स का यूज बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है बच्चों। तो यहां पर भी अब टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर्स का यूज होने लग गया है। देखते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी व्हिच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. Number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance and at the same time, hundreds of characters can be considered. क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? अब आजकल हम कंप्यूटर्स की मदद भी लेने लग गए एक फास्ट और ज्यादा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन के लिए, है ना। इसमें क्या किया जाता है, हर एक कैरेक्टर को एक कोड असाइन कर देते हैं। मान लो हम बात करें हाइट की 0-1 हमने उसको असाइन कर दिया, उसमें भी फिर हम सब कोड्स असाइन कर देंगे, शॉर्ट, मीडियम और टॉल, इस तरीके से कोड और नंबर असाइन करते जाएंगे। अब मान लो 10 प्लांट हम कंसिडर कर रहे हैं तो 10 प्लांट में हमने मान लो हाइट टॉल को हमने देखा है 4 नंबर, 5 में 4 आ गया, 4 4 4 4 फीड कर दिया मैंने, वो लंबे थे। 2 में हमने करा 3, वो थोड़े से मीडियम हाइट के थे। बाकी 3 में मैंने करा 2, वो छोटी हाइट के थे। ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको हर एक कैरेक्टर के लिए और बाकी के सब कैरेक्टर्स के लिए, वेरिएशंस के लिए हम नंबर और कोड असाइन कर देंगे। पहले तो पूरी एक डेटा शीट बन गई, बहुत लंबी चौड़ी डेटा शीट बन जाएगी कंप्यूटर्स की मदद से। फिर हम सॉफ्टवेयर की मदद से इस डेटा शीट को प्रोसेस करेंगे और वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हमें सेग्रीगेट करके दे देगा। ऐसे वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होगी कैरेक्टर्स की, है ना। मान लो हमने 500 कैरेक्टर कंसिडर किए थे,
तो जिनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होगी उन सबको वो एक एक ग्रुप में रखता जाएगा और धीरे धीरे लेस सिमिलैरिटी वालों की फ्रॉम मोर सिमिलैरिटी टू लेस सिमिलैरिटी की तरफ चलते हुए और ग्रुपिज्म करता जाएगा। ज्यादा सिमिलर वालों को एक ग्रुप में रख दिया, डिफरेंट वालों को अलग अलग ग्रुप में रख दिया। वैसे बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएंगे जिनमें एक जैसे कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे आपके। तो ये काम सेकंड्स में हो जाएगा। एक बार डेटा शीट बनी उसके बाद तो सिर्फ आपको एक बटन दबाना है एंड विद इन सेकंड्स आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगी सिमिलैरिटी के बेसिस पे। ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स, ज्यादा जो जिनमें ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया जाएगा। ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्यों बोला? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पर है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको एक ग्रुप के अंदर रख रहे हैं हम। तो इसका भी आज की तारीख में यूज लिया जा रहा है टू इंप्रूव द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बच्चों। फिर दो और वर्ड्स हमें यहां पर याद रखने हैं बच्चों, एक साइटोटैक्सोनॉमी और एक कीमोटैक्सोनॉमी। साइटो वर्ड रेफर्स टू सेल, टैक्सोनॉमी हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यदि हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कि सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को काम में ले रहे हैं, सेल का स्ट्रक्चर है ना, सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम बात करें, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर क्या है ना, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूलर लेवल पे यदि हम बात करें तो वहां पर भी हम कह सकते हैं कि हम साइटोटैक्सोनॉमी कर रहे हैं। जब हम साइटोटैक्सोनॉमी पे बायोमोलिकुलर लेवल पे चले जाते हैं, मतलब हम केमिकल्स को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो कीमोटैक्सोनॉमी एक तरह से साइटोटैक्सोनॉमी का ही सब पार्ट होती है बच्चों, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, कीमोटैक्सोनॉमी यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स एंड आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमीज दीस डेज। यदि हम बायोमोलिक्यूल्स के लेवल पे, केमिकल्स के लेवल पे जाकर सिमिलैरिटी देख रहे हैं कि हाँ यार इस प्लांट में और इस प्लांट में ये केमिकल सेम मिलता है बॉडी के अंदर, तो फिर वो उस तरह का क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा कि वहां पर हम कीमोटैक्सोनॉमी को भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन में बिल्कुल सेग्रीगेशन हो कि या तो सिर्फ कीमोटैक्सोनॉमी की जाएगी या सिर्फ साइटोटैक्सोनॉमी की जाएगी या सिर्फ न्यूमेरिकल। आजकल की क्लासिफिकेशन में सब चीजें इंक्लूड कर दी गई है, एक खिचड़ी बना दी गई है। अब हम कंप्यूटर्स की मदद भी ले रहे हैं तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की मदद भी ले रहे हैं, हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसीडर कर रहे हैं तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी कंसीडर कर रहे हैं तो हम नेचुरल क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं, है ना। बायोमोलिकुलर लेवल पे हम बात कर रहे हैं तो कीमोटैक्सोनॉमी, और सेल के लेवल पे बात कर रहे हैं तो साइटोटैक्सोनॉमी भी कर रहे हैं। तो सबको आजकल अब जो नई अप्रोच है वो ये है कि भाई जितने ज्यादा फीचर्स आप कंसीडर करोगे उतनी ही ज्यादा करेक्ट क्लासिफिकेशन आप कर पाओगे बच्चों। दिस इज द करंट और द प्रेजेंट सिनेरियो और द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों, इसमें मैंने आपको ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं इसके बारे में बताया। अब इन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बेसिस पर विटेकर ने 5 किंगडम बताई थी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उन 5 में से 3 किंगडम्स हम पढ़ चुके हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। हो गए ये 3 किंगडम। बाकी बची 2, किंगडम प्लांटी यानी कि प्लांट किंगडम और किंगडम एनिमलिया यानी कि एनिमल किंगडम। इस पे दोनों पे एक एक चैप्टर एनसीईआरटी ने दे रखा है। इस चैप्टर में हम प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद वाले में एनिमल किंगडम करेंगे। प्लांट किंगडम में हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों? तो प्लांट किंगडम में हम कहां से स्टार्ट करते हैं? एल्गी से। 5 हमें ग्रुप्स पढ़ने हैं। सबसे पहले एल्गी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अगला कल का जो लेक्चर है बच्चों उसमें हम एल्गी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वाले लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की और टेरिडोफाइट्स स्टार्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद वाले लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स कंप्लीट करके जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट जिम्नोस्पर्म्स खत्म भी हो जाएगा आपका, और जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें एंजियोस्पर्म्स और लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो 5 ग्रुप्स जो हमें पढ़ने वो हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो इस चैप्टर के रहेंगे टेंटेटिवली अभी जो मैं प्लान करके लाया हूं वो रहेंगे बच्चों 4 से 5। आज पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। इसी वीक परसों से आपका 12th का भी अगला चैप्टर चालू हो जाएगा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप अभी तक जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं आप सबने अच्छे से देख लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं, नोट्स को याद कर लिया है और क्वेश्चंस भी निकालते जा रहे हो बच्चों। आपको करीब 1 से 1.5 महीने बाद अराउंड 15th ऑफ अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे है बच्चों हमारा, उसके अराउंड एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा
इसमें रिलेटिवली और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ताकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज़्यादा सॉलिड हो जाए। जिन बच्चों ने इस बार लाइव टेस्ट दिया था, मैं चाहूँगा कि एक बार अपना फीडबैक अपने डाउट सॉल्विंग ग्रुप पर जरूर दें कि लाइव टेस्ट नॉन लाइव टेस्ट से ज़्यादा बेटर होता है या था या नहीं, है ना। कि लाइव टेस्ट में कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको वो फील आया होगा कि आप ऑफलाइन सेंटर पर ही बैठकर अपना टेस्ट दे रहे हो। जो टेस्ट एक्सपीरियंस है उसको हम और ज़्यादा बेटर बना रहे हैं ऐप के ऊपर। अगले टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड कर दी जाएगी और आपका टेस्ट देने का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा ईजी बना दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। बाकी के 2 लेक्चर्स आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के एज शेड्यूल आज होने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट आपका लेक्चर है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 6 o'clock, 6 बजे चालू होगा। और जो आज का लास्ट लेक्चर है बच्चों वो 7:20 7:20 पे स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस इज ऑल दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।